11 और 12 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात। जगह थी मध्य प्रदेश का कटनी जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 5। और चारों तरफ रात का एकदम सन्नाटा था, है ना? बिल्कुल। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई दानापुर पुणे एक्सप्रेस वहां आकर रुकती है। ट्रेन नंबर 12150। और फिर शुरू होता है भारतीय रेलवे के इतिहास का शायद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ, वो वाकया तो मतलब कोई भूल ही नहीं सकता। एक ही ट्रेन से 6 से 14 साल के 163 मासूम बच्चों का रेस्क्यू हुआ था। 163 बच्चे, मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है सुन के। बिल्कुल। और उन्हें ले जाने वाले तस्कर सिर्फ 8 थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस ऑपरेशन का जो स्केल था ना, वो दिखाता है कि ये पूरा नेटवर्क कितना निडर हो चुका था। सही बात है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ इस एक खबर को पढ़कर सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो न्यूज़ वाले कर ही चुके हैं। बिल्कुल। आज हम हमारे पास मौजूद तमाम रिसर्च, पुलिस की ग्राउंड रिपोर्ट्स और नए कानूनी दस्तावेजों के आधार पर मानव तस्करी के इस काले गलियारे का पूरा विश्लेषण करेंगे, जो बिहार के गांव से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है। और ये भी समझेंगे कि आखिर ये 163 बच्चे एक ही ट्रेन में इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं कि ये बच्चे आखिर जा कहाँ रहे थे और ये सब मुमकिन कैसे हुआ। देखिए, अगर हम कटनी स्टेशन के उस सीन से थोड़ा पीछे हटें और उस पूरी ट्रेन की जर्नी को देखें, तो ये किसी खौफनाक कन्वेयर बेल्ट की तरह लगती है। एक डिस्टोपियन सप्लाई चेन की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये दानापुर से पुणे तक का करीब 1748 किलोमीटर का सफर है और इसमें आरा और बक्सर जैसे स्टेशन आते हैं, जो असल में इन बच्चों के लिए लोडिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल होते हैं ना। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये तस्कर इन बच्चों को छिपाने में कितने माहिर हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आता। मतलब 163 सहमे हुए बच्चे एक ट्रेन में हैं, जनरली या स्लीपर कोच में वैसे ही पैर रखने की जगह नहीं होती, तो क्या किसी भी यात्री को या टीटी को शक नहीं हुआ? तस्करों की पूरी चाल ही यही होती है। वो बच्चों को किसी एक जगह नहीं बिठाते, वो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। अच्छा, ताकि भीड़ में वो घुल मिल जाएं। बिल्कुल। उन्हें जनरल कोच की उस भारी भीड़ में सबसे ऊपरी बर्थ पर बिठा दिया जाता है और बच्चों को बहुत सख्त हिदायत होती है कि वो किसी अजनबी से बात नहीं करेंगे। अरे बाप रे, डरा के रखते हैं उन्हें। हाँ, और अगर मान लीजिए किसी पैसेंजर या पुलिस वाले ने कुछ पूछ भी लिया, तो इन तस्करों के पास हमेशा एक कवर स्टोरी तैयार रहती है। मतलब कोई झूठी कहानी। जी, जैसे इसी कटनी वाले केस में उन्होंने तुरंत कह दिया था कि वो इन बच्चों को महाराष्ट्र के लातूर में एक मदरसे में तालीम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। मोशिक्षा का नाम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज में लोग ऐसे कामों में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। एग्जैक्टली। वो कानून और समाज की आंखों में धूल झोंकने का पूरा इंतजाम करके चलते हैं। ये तो बहुत ही शातिराना है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ये बच्चे आ कहाँ से रहे थे? मतलब ये तस्कर उन तक पहुँचते कैसे हैं? अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो इनमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के सीमांचल क्षेत्र से थे, जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। वो इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। रिसर्च भी बताती है कि वहाँ तस्करी की शिकार होने वाले 71% लोग निरक्षर हैं। बिल्कुल। पर देखिए, सिर्फ गरीबी ही इकलौती वजह नहीं है। वो पूरा इलाका कोसी नदी की बाढ़ से हर साल तबाह होता है। मतलब एक सिस्टमैटिक फेलियर है वहाँ। हाँ, हर साल घर डूबना, फसलें बर्बाद होना और ऊपर से नेपाल की खुली सीमा, ये सब तस्करों के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड बना देता है। और मुझे दस्तावेजों में पढ़कर जो सबसे ज्यादा शौक लगा ना, वो ये था कि ये तस्कर कोई अजनबी नहीं होते। हाँ, अक्सर गांव के ही लोग होते हैं। बिल्कुल, कोई दूर का रिश्तेदार या परिवार का जान पहचान वाला। मतलब जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही बच्चों का सौदा कर रहा होता है। देखिए, परिवार वाले अपनी मर्जी से बच्चों को बेचते नहीं हैं। होता क्या है कि ये तस्कर उन्हें एक छोटी सी पेशगी दे देते हैं, एक एडवांस रकम। हाँ, और झूठे वादे भी करते हैं कि शहर में कोई हल्का काम मिल जाएगा, साथ में बच्चा पढ़ाई भी कर लेगा। और बेचारे गरीब माता पिता इसी बेहतर भविष्य के भ्रम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है बच्चे का भला हो रहा है, पर असलियत तो कुछ और ही होती है ना। वो जो गया जिले के धर्मेंद्र की कहानियां जो हमने रिपोर्ट में पढ़ी थी, उसका नाम तो बदल दिया गया है सुरक्षा के लिए, लेकिन उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, धर्मेंद्र का केस इस हल्के काम वाले झूठ की पोल खोल देता है। उसे भी तो पढ़ाई और काम का लालच देकर ही ले गए थे ना। बिल्कुल।
और उसे बेच दिया गया एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में। वहां उसे 20 और छोटे बच्चों के साथ एक ऐसे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया जिसमें कोई खिड़की तक नहीं थी। अरे बाप रे। हाँ, और काम क्या था? सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक, मतलब करीब 18 घंटे भट्टी के सामने बैठकर चूड़ियां बनाना। ये तो सीधे सीधे गुलामी है। और सोचिए ऐसे न जाने कितने धर्मेंद्र उस अंधेरे कमरों में बंद हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो समझ में आ गई कि बिहार से हो रही है, पर ये तस्कर उन्हें महाराष्ट्र क्यों ले जा रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब लातूर तो महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट है ना, वहाँ 11 से ज्यादा बड़ी चीनी मिले हैं, और महाराष्ट्र खुद इतना विकसित राज्य है। फिर वहाँ सस्ते श्रम के लिए इन छोटे बच्चों की इतनी मांग क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें लातूर के पर्यावरण और इकोनॉमी को समझना होगा। लातूर एक भयंकर सूखाग्रस्त इलाका है। अच्छा, वहाँ पानी की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो जब सूखा पड़ता है तो वहाँ के जो स्थानीय वयस्क मजदूर होते हैं वो काम की तलाश में मुंबई या पुणे जैसे बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं। समझ गया। तो पीछे गांव में और खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचता? एग्जैक्टली। वहाँ एक बहुत बड़ा लेबर वैक्यूम पैदा हो जाता है। गन्ने के विशाल खेत हैं, ईंट भट्ठे हैं, पर मजदूर नहीं है। और इसी वैक्यूम को भरने के लिए ये तस्कर दूसरे राज्यों से बच्चे ले आते हैं। हाँ, और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 60% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही तस्करी करके लाए गए हैं। वो वहाँ जाकर पूरी तरह से अदृश्य बाल मजदूर बन जाते हैं। अदृश्य श्रम, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, और उन खेतों में काम करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। गन्ने की कटाई बहुत भारी काम है। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी था कि गन्ने के खेतों में अक्सर सांप और बिच्छुओं का डर रहता है। और तो और ये बच्चे बिना किसी सेफ्टी गियर के खेतों में जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। सोचिए उन रसायनों का उनके छोटे से शरीर पर क्या असर होता होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि किसी ठेकेदार का मुनाफा कम ना हो। खैर, अगर हम वापस उस रात पर आएं, 11 अप्रैल वाले ऑपरेशन पर, तो सिस्टम ने इस नेटवर्क को तोड़ा कैसे? देखिए, ये रेस्क्यू कोई तुक्का नहीं था। ये रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का हिस्सा था। जिसमें उन्होंने साइबर सेल का इस्तेमाल किया था ना? बिल्कुल। अब सिर्फ स्टेशन पर गश्त नहीं लगती, अब सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखी जाती है, पुराने डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न निकाले जाते हैं। मतलब तकनीक का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, और उससे भी बड़ी बात है हमारा नया कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जिसने पुरानी आईपीसी की जगह ली है। जी। कटनी के उन 8 तस्करों पर बीएनएस की धारा 143 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये धारा पुरानी आईपीसी 370 के मुकाबले बहुत ज्यादा सख्त है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या इस नए कानून से ग्राउंड पर सच में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर तस्कर कोई नया लूपहोल निकाल लेंगे? नहीं, इस बार बचना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो बीएनएस की धारा 143 में शोषण की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया गया है। अच्छा, इसमें और क्या क्या शामिल किया गया है? अब इसमें शारीरिक और यौन शोषण के अलावा भीख मांगवाना और हर तरह की दास्ता शामिल है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हथौड़ा है ना, वो है पीड़ित की सहमति वाला क्लॉज। वो क्या है? नए कानून ने साफ कर दिया है कि तस्करी के मामलों में पीड़ित की सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक है, मतलब इररेलेवेंट है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर कोई तस्कर कोर्ट में ये कहे कि वो तो माता पिता की मर्जी से बच्चे को लाया था, तो क्या होगा? तो कोर्ट उसकी एक नहीं सुनेगी, भले ही माता पिता ने सहमति दी हो या तस्कर ने उनसे कोई कागज साइन करवा लिया हो, कानून की नजर में वो तस्कर ही माना जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। पुराने कानून में तो तस्कर अक्सर यही बहाना बना के छूट जाते थे ना? बिल्कुल, वो कोर्ट में साबित कर देते थे कि परिवार राजी था, पर अब वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। और सजा पता है कितनी है? कितनी? 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2026 का एक बहुत अहम निर्देश भी है। वो ट्रायल से जुड़ा हुआ था शायद। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि तस्करी के मामलों की सुनवाई अब सालों साल नहीं लटकेगी, 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब तस्करों को अब बेल पर बाहर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। लेकिन क्या? देखिए, हमने कटनी में 163 बच्चों को बचा तो लिया, तस्करों को सजा भी मिल जाएगी, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? मुझे याद आ रहा है, ये तो वो रिश्ते हुए पाइप वाली बात हो गई ना? बिल्कुल। मतलब
ये ऐसा है जैसे आप किसी रिसते हुए पाइप के नीचे बाल्टी रख रहे हो। आप बच्चों को रेस्क्यू करके बाल्टी तो भर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेन वॉल्व बंद नहीं करेंगे, पानी टपकना बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली गरीबी और लाचारी का वो वॉल्व खुला हुआ है, और इसीलिए रेस्क्यू के बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी शुरू होती है, जिसे हम री-ट्रैफिकिंग कहते हैं। दोबारा तस्करी मतलब रेस्क्यू किए गए बच्चे फिर से उसी दलदल में चले जाते हैं। हाँ, डेटा बताता है कि बचाए गए बच्चों में से 20% कभी स्कूल नहीं लौट पाते। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे वापस अपने गांव जाते हैं तो वहाँ की हालत तो वही है ना, वही बाढ़, वही गरीबी। कई बार तो माता पिता खुद तस्करों के दबाव में आकर बच्चों को दोबारा उन्हें सौंप देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडवांस पैसा जो लिया होता है। हाँ, तो फिर रेस्क्यू का फायदा ही क्या हुआ अगर बच्चा कुछ महीनों बाद वापस किसी ईंट भट्ठे पर पहुंच जाए? ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन गया है। तो इस लूप को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पर तकनीक और राज्यों के बीच का तालमेल काम आता है। बिहार सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है, CLTS। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है ना? जी। पहले क्या होता था कि बच्चा रेस्क्यू हुआ, फाइल बनी और बात खत्म, पर अब ऐसा नहीं है। अब इस सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग होती है? हाँ, इस सॉफ्टवेयर के जरिए उस बच्चे और उसके परिवार की पूरी स्थिति पर नजर रखी जाती है, और सबसे अहम काम करता है उनका पात्रता कार्ड या एंटाइटलमेंट कार्ड। अच्छा, वो कार्ड किस काम आता है? देखिए, जब तक परिवार का पेट नहीं भरेगा, बच्चा सुरक्षित नहीं है। तो प्रशासन इस कार्ड के जरिए परिवार को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। जैसे राशन कार्ड या मनरेगा का काम? बिल्कुल, आवास योजना, रोजगार योजना, सब कुछ, ताकि उन्हें चंद पैसों के लिए अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर न लगानी पड़े। मतलब ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे सुधारना होगा। सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ कटनी स्टेशन पर डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो सिर्फ एक हिस्सा है। ग्राम स्तर पर पंचायतों को अलर्ट रहना होगा, उन्हें अपना प्रवासी रजिस्टर मेंटेन करना होगा, ताकि पता रहे कि गांव का कौन सा बच्चा किसके साथ बाहर जा रहा है। और RPF का डेटा एनालिसिस जो उन्होंने नन्हे फरिश्ते में किया। बिल्कुल, और साथ ही नए BNS कानून की सख्ती और राज्यों के बीच CLTS जैसा बेहतरीन तालमेल। जब ये सब एक साथ काम करेंगे तभी इस काले गलियारे को पूरी तरह बंद किया जा सकेगा। पर देखिए, हम चाहे कितने भी कानून बना लें या सॉफ्टवेयर ले आएं, एक आम नागरिक की जागरूकता के बिना ये लड़ाई अधूरी है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा कॉल टू एक्शन भी है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको कोई बच्चा सहमा हुआ दिखे या किसी गलत इंसान के साथ दिखे, तो बस नजरें मत फेरिए। हाँ, इग्नोर मत कीजिए। आपकी एक कॉल 1098 नंबर पे या फिर रेल मदद ऐप पर की गई एक शिकायत उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बताइए। ये बात दस्तावेजों में कहीं सीधे तौर पर तो नहीं लिखी है, लेकिन आज की हमारी इस बातचीत से ही जुड़ी हुई है। क्या बात है वो? देखिए, जब हम बाजार जाते हैं और बहुत ही सस्ती चीनी खरीद कर लाते हैं, या फिर त्योहारों पर सस्ते दामों वाली चमचमाती कांच की चूड़ियां खरीदते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमें एक अच्छी डील मिल गई, है ना? हाँ, पैसे बचाने पर तो सब खुश होते हैं। लेकिन क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि इन चीजों की कीमत बाजार में इतनी कम कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही सही हम उन अदृश्य बाल मजदूरों की डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि हमारे आराम और इन सस्ते सामानों की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है, और हम सुनने वालों को आज इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। 11 और 12 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात। जगह थी मध्य प्रदेश का कटनी जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 5। और चारों तरफ रात का एकदम सन्नाटा था, है ना? बिल्कुल। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई दानापुर पुणे एक्सप्रेस वहां आकर रुकती है। ट्रेन नंबर 12150। और फिर शुरू होता है भारतीय रेलवे के इतिहास का शायद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ, वो वाकया तो मतलब कोई भूल ही नहीं सकता। एक ही ट्रेन से 6 से 14 साल के 163 मासूम बच्चों का रेस्क्यू हुआ था। 163 बच्चे, मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है सुन के। बिल्कुल। और उन्हें ले जाने वाले तस्कर सिर्फ 8 थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस ऑपरेशन का जो स्केल था ना, वो दिखाता है कि ये पूरा नेटवर्क कितना निडर हो चुका था। सही बात है।
और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ इस एक खबर को पढ़कर सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो न्यूज़ वाले कर ही चुके हैं। बिल्कुल। आज हम हमारे पास मौजूद तमाम रिसर्च, पुलिस की ग्राउंड रिपोर्ट्स और नए कानूनी दस्तावेजों के आधार पर मानव तस्करी के इस काले गलियारे का पूरा विश्लेषण करेंगे जो बिहार के गांवों से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है। और ये भी समझेंगे कि आखिर ये 163 बच्चे एक ही ट्रेन में इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं कि ये बच्चे आखिर जा कहाँ रहे थे और ये सब मुमकिन कैसे हुआ। देखिए, अगर हम कटनी स्टेशन के उस सीन से थोड़ा पीछे हटें और उस पूरी ट्रेन की जर्नी को देखें तो ये किसी खौफनाक कन्वेयर बेल्ट की तरह लगती है। एक डिस्टोपियन सप्लाई चेन की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये दानापुर से पुणे तक का करीब 1748 किलोमीटर का सफर है और इसमें आरा और बक्सर जैसे स्टेशन आते हैं जो असल में इन बच्चों के लिए लोडिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल होते हैं ना। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये तस्कर इन बच्चों को छिपाने में कितने माहिर हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आता। मतलब 163 सहमे हुए बच्चे एक ट्रेन में हैं। जनरली या स्लीपर कोच में वैसे ही पैर रखने की जगह नहीं होती, तो क्या किसी भी यात्री को या टीटी को शक नहीं हुआ? तस्करों की पूरी चाल ही यही होती है। वो बच्चों को किसी एक जगह नहीं बिठाते, वो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। अच्छा, ताकि भीड़ में वो घुल मिल जाएं। बिल्कुल। उन्हें जनरल कोच की उस भारी भीड़ में सबसे ऊपरी बर्थ पर बिठा दिया जाता है और बच्चों को बहुत सख्त हिदायत होती है कि वो किसी अजनबी से बात नहीं करेंगे। अरे बाप रे, डरा के रखते हैं उन्हें। हाँ, और अगर मान लीजिए किसी पैसेंजर या पुलिस वाले ने कुछ पूछ भी लिया तो इन तस्करों के पास हमेशा एक कवर स्टोरी तैयार रहती है। मतलब कोई झूठी कहानी। जी, जैसे इसी कटनी वाले केस में उन्होंने तुरंत कह दिया था कि वो इन बच्चों को महाराष्ट्र के लातूर में एक मदरसे में तालीम दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। मोशिक्षा का नाम ले लेते हैं क्योंकि हमारे समाज में लोग ऐसे कामों में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। एग्जैक्टली। वो कानून और समाज की आंखों में धूल झोंकने का पूरा इंतजाम करके चलते हैं। ये तो बहुत ही शातिराना है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ये बच्चे आ कहाँ से रहे थे? मतलब ये तस्कर उन तक पहुँचते कैसे हैं? अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो इनमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के सीमांचल क्षेत्र से थे, जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। वो इलाका आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। रिसर्च भी बताती है कि वहाँ तस्करी की शिकार होने वाले 71% लोग निरक्षर हैं। बिल्कुल। पर देखिए, सिर्फ गरीबी ही इकलौती वजह नहीं है। वो पूरा इलाका कोसी नदी की बाढ़ से हर साल तबाह होता है। मतलब एक सिस्टमैटिक फेलियर है वहाँ। हाँ, हर साल घर डूबना, फसलें बर्बाद होना और ऊपर से नेपाल की खुली सीमा, ये सब तस्करों के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड बना देता है। और मुझे दस्तावेजों में पढ़कर जो सबसे ज्यादा शौक लगा ना, वो ये था कि ये तस्कर कोई अजनबी नहीं होते। हाँ, अक्सर गांव के ही लोग होते हैं। बिल्कुल, कोई दूर का रिश्तेदार या परिवार का जान पहचान वाला। मतलब जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही बच्चों का सौदा कर रहा होता है। देखिए, परिवार वाले अपनी मर्जी से बच्चों को बेचते नहीं हैं। होता क्या है कि ये तस्कर उन्हें एक छोटी सी पेशगी दे देते हैं, एक एडवांस रकम। हाँ, और झूठे वादे भी करते हैं कि शहर में कोई हल्का काम मिल जाएगा, साथ में बच्चा पढ़ाई भी कर लेगा। और बेचारे गरीब माता पिता इसी बेहतर भविष्य के भ्रम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है बच्चे का भला हो रहा है। पर असलियत तो कुछ और ही होती है ना। वो जो गया जिले के धर्मेंद्र की कहानी है जो हमने रिपोर्ट में पढ़ी थी, उसका नाम तो बदल दिया गया है सुरक्षा के लिए, लेकिन उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, धर्मेंद्र का केस इस हल्के काम वाले झूठ की पोल खोल देता है। उसे भी तो पढ़ाई और काम का लालच देकर ही ले गए थे ना। बिल्कुल। और उसे भेज दिया गया एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में। वहां उसे 20 और छोटे बच्चों के साथ एक ऐसे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया जिसमें कोई खिड़की तक नहीं थी। अरे बाप रे। हाँ, और काम क्या था? सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक, मतलब करीब 18 घंटे भट्टी के सामने बैठकर चूड़ियां बनाना। ये तो सीधे सीधे गुलामी है। और सोचिए, ऐसे न जाने कितने धर्मेंद्र उस अंधेरे कमरों में बंद हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो समझ में आ गई कि बिहार से हो रही है, पर ये तस्कर उन्हें महाराष्ट्र क्यों ले जा रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब लातूर तो महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट है ना, वहाँ 11 से ज्यादा बड़ी चीनी मिले हैं और महाराष्ट्र खुद इतना विकसित राज्य है। फिर वहाँ सस्ते श्रम के लिए इन छोटे बच्चों की इतनी मांग क्यों है?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें लातूर के पर्यावरण और इकोनॉमी को समझना होगा। लातूर एक भयंकर सूखाग्रस्त इलाका है। अच्छा, वहाँ पानी की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो जब सूखा पड़ता है तो वहाँ के जो स्थानीय वयस्क मजदूर होते हैं वो काम की तलाश में मुंबई या पुणे जैसे बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं। समझ गया। तो पीछे गांव में और खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचता? एग्जैक्टली। वहाँ एक बहुत बड़ा लेबर वैक्यूम पैदा हो जाता है। गन्ने के विशाल खेत हैं, ईंट भट्ठे हैं, पर मजदूर नहीं है। और इसी वैक्यूम को भरने के लिए ये तस्कर दूसरे राज्यों से बच्चे ले आते हैं। हाँ, और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 60% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही तस्करी करके लाए गए हैं। वो वहाँ जाकर पूरी तरह से अदृश्य बाल मजदूर बन जाते हैं। अदृश्य श्रम, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और उन खेतों में काम करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। गन्ने की कटाई बहुत भारी काम है। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी था कि गन्ने के खेतों में अक्सर सांप और बिच्छुओं का डर रहता है। और तो और ये बच्चे बिना किसी सेफ्टी गियर के खेतों में जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। सोचिए उन रसायनों का उनके छोटे से शरीर पर क्या असर होता होगा। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि किसी ठेकेदार का मुनाफा कम ना हो। खैर, अगर हम वापस उस रात पर आएं, 11 अप्रैल वाले ऑपरेशन पर, तो सिस्टम ने इस नेटवर्क को तोड़ा कैसे? देखिए, ये रेस्क्यू कोई तुक्का नहीं था। ये रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का हिस्सा था। जिसमें उन्होंने साइबर सेल का इस्तेमाल किया था ना? बिल्कुल। अब सिर्फ स्टेशन पर गश्त नहीं लगती, अब सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखी जाती है, पुराने डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न निकाले जाते हैं। मतलब तकनीक का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, और उससे भी बड़ी बात है हमारा नया कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जिसने पुरानी आईपीसी की जगह ली है। जी। कटनी के उन 8 तस्करों पर बीएनएस की धारा 143 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये धारा पुरानी आईपीसी 370 के मुकाबले बहुत ज्यादा सख्त है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या इस नए कानून से ग्राउंड पर सच में कोई फर्क पड़ेगा या फिर तस्कर कोई नया लूपहोल निकाल लेंगे? नहीं, इस बार बचना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो बीएनएस की धारा 143 में शोषण की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया गया है। अच्छा, इसमें और क्या-क्या शामिल किया गया है? अब इसमें शारीरिक और यौन शोषण के अलावा भीख मांगवाना और हर तरह की दास्ता शामिल है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हथौड़ा है ना, वो है पीड़ित की सहमति वाला क्लॉज। वो क्या है? नए कानून ने साफ कर दिया है कि तस्करी के मामलों में पीड़ित की सहमति पूरी तरह से अप्रासंगिक है, मतलब इररिलेवेंट है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर कोई तस्कर कोर्ट में ये कहे कि वो तो माता-पिता की मर्जी से बच्चे को लाया था, तो क्या होगा? तो कोर्ट उसकी एक नहीं सुनेगी। भले ही माता-पिता ने सहमति दी हो या तस्कर ने उनसे कोई कागज साइन करवा लिया हो, कानून की नजर में वो तस्कर ही माना जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। पुराने कानून में तो तस्कर अक्सर यही बहाना बना के छूट जाते थे ना? बिल्कुल, वो कोर्ट में साबित कर देते थे कि परिवार राजी था, पर अब वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। और सजा पता है कितनी है? कितनी? 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2026 का एक बहुत अहम निर्देश भी है। वो ट्रायल से जुड़ा हुआ था शायद। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि तस्करी के मामलों की सुनवाई अब सालों साल नहीं लटकेगी, 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब तस्करों को अब बेल पर बाहर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। लेकिन क्या? देखिए, हमने कटनी में 163 बच्चों को बचा तो लिया, तस्करों को सजा भी मिल जाएगी, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? मुझे याद आ रहा है, ये तो वो रिश्ते हुए पाइप वाली बात हो गई ना? बिल्कुल। मतलब ये ऐसा है जैसे आप किसी रिश्ते हुए पाइप के नीचे बाल्टी रख रहे हो। आप बच्चों को रेस्क्यू करके बाल्टी तो भर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेन वॉल्व बंद नहीं करेंगे, पानी टपकना बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली। गरीबी और लाचारी का वो वॉल्व खुला हुआ है, और इसीलिए रेस्क्यू के बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी शुरू होती है, जिसे हम री-ट्रैफिकिंग कहते हैं। दोबारा तस्करी? मतलब रेस्क्यू किए गए बच्चे फिर से उसी दलदल में चले जाते हैं? हाँ, डेटा बताता है कि बचाए गए बच्चों में से 20% कभी स्कूल नहीं लौट पाते। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे वापस अपने गांव जाते हैं तो वहाँ की हालत तो वही है ना, वही बाढ़, वही गरीबी। कई बार तो माता पिता खुद तस्करों के दबाव में आकर बच्चों को दोबारा उन्हें सौंप देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडवांस पैसा जो लिया होता है। हाँ, तो फिर रेस्क्यू का फायदा ही क्या हुआ?
अगर बच्चा कुछ महीनों बाद वापस किसी ईंट भट्ठे पर पहुंच जाए। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन गया है। तो इस लूप को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पर तकनीक और राज्यों के बीच का तालमेल काम आता है। बिहार सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है, CLTS। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है ना? जी। पहले क्या होता था कि बच्चा रेस्क्यू हुआ, फाइल बनी और बात खत्म, पर अब ऐसा नहीं है। अब इस सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग होती है? हाँ, इस सॉफ्टवेयर के जरिए उस बच्चे और उसके परिवार की पूरी स्थिति पर नजर रखी जाती है और सबसे अहम काम करता है उनका पात्रता कार्ड या एंटाइटलमेंट कार्ड। अच्छा, वो कार्ड किस काम आता है? देखिए, जब तक परिवार का पेट नहीं भरेगा, बच्चा सुरक्षित नहीं है। तो प्रशासन इस कार्ड के जरिए परिवार को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। जैसे राशन कार्ड या मनरेगा का काम? बिल्कुल, आवास योजना, रोजगार योजना, सब कुछ, ताकि उन्हें चंद पैसों के लिए अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर ना लगानी पड़े। मतलब ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे सुधारना होगा। सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ कटनी स्टेशन पर डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो सिर्फ एक हिस्सा है। ग्राम स्तर पर पंचायतों को अलर्ट रहना होगा, उन्हें अपना प्रवासी रजिस्टर मेंटेन करना होगा ताकि पता रहे कि गांव का कौन सा बच्चा किसके साथ बाहर जा रहा है। और RPF का डेटा एनालिसिस जो उन्होंने नन्हे फरिश्ते में किया। बिल्कुल। और साथ ही नए BNS कानून की सख्ती और राज्यों के बीच CLTS जैसा बेहतरीन तालमेल, जब ये सब एक साथ काम करेंगे तभी इस काले गलियारे को पूरी तरह बंद किया जा सकेगा। पर देखिए, हम चाहे कितने भी कानून बना लें या सॉफ्टवेयर ले आएं, एक आम नागरिक की जागरूकता के बिना ये लड़ाई अधूरी है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा कॉल टू एक्शन भी है। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई बच्चा सहमा हुआ दिखे या किसी गलत इंसान के साथ दिखे तो बस नजरें मत फेरिए। हाँ, इग्नोर मत कीजिए। आपकी एक कॉल 1098 नंबर पे या फिर रेल मदद ऐप पर की गई एक शिकायत उस बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बताइए। ये बात दस्तावेजों में कहीं सीधे तौर पर तो नहीं लिखी है, लेकिन आज की हमारी इस बातचीत से ही जुड़ी हुई है। क्या बात है वो? देखिए, जब हम बाजार जाते हैं और बहुत ही सस्ती चीनी खरीद कर लाते हैं या फिर त्योहारों पर सस्ते दामों वाली चमचमाती कांच की चूड़ियां खरीदते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमें एक अच्छी डील मिल गई, है ना? हाँ, पैसे बचाने पर तो सब खुश होते हैं। लेकिन क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि इन चीजों की कीमत बाजार में इतनी कम कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही सही हम उन अदृश्य बाल मजदूरों की डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि हमारे आराम और इन सस्ते सामानों की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है और हम सुनने वालों को आज इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Oh